वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। आप एग्जाम देते हो या नहीं देते हो, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हो या नहीं करते हो, अगर आप इस देश भारत के नागरिक हैं तो इस बात को आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि आप ही वोट दे करके जाते हैं तो वहां पे सरकार बनती है और उसी के अधीन ये सारी चीजें होती है। तो कैसे सारा खेल हो रहा है इस बात को आपको समझना जरूरी है। भले ही आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बात शुरू करते हैं गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट के अधीन काम करने वाले लोगों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आजादी से पहले हमारे यहाँ एक संस्था हुआ करती थी, एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन इसमें बहुत सारा झोल था। झोल मतलब कहे कि सरकार अपने मनमानी करती थी, जिसको मन किया उसको नियुक्त करती थी, जिसको मन किया उसको हटा देती थी। जो ब्रिटिश सरकार का चपलूसी करता था उसको रखती थी, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाता था उसको हटा देती थी। तो यहां से एक नया संस्था आता है यूपीएससी, ठीक है, जो कि आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के अधीन आता है। और अगर इस यूपीएससी में कोई भी संशोधन करना है, किसी भी तरह का नया नियम लाना है, तो उसके लिए आर्टिकल 368 368 में संशोधन करना पड़ता है। इसीलिए इस यूपीएससी में कोई भी बदलाव करना इतना आसान नहीं होता है। अब यूपीएससी के थ्रू आईएएस और आईपीएस नियुक्त होकर के जाते हैं, जो कि सरकार के सबसे नजदीक होते हैं और देश चलाने का काम यही करते हैं। लेकिन मुद्दा यहां पे फंस रहा था कि सारे छोटे बड़े काम यूपीएससी से जो सिलेक्ट होकर के जाएंगे आईएएस आईपीएस, वो तो नहीं कर लेंगे, तो उनके नीचे काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी। अब उनके नीचे काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी, तो उनके नीचे काम करने वालों की नियुक्त करने के लिए कोई भी सेंट्रल संस्था नहीं थी। जिसको जैसे मन करता था, जिस स्टेट को अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी मन करता था वैसे नियुक्त कर लिया करती थी। लेकिन इसमें बच्चों के साथ साथ सरकार को भी परेशानी आती थी कि एक ही चीज के लिए नियुक्ति के लिए हर स्टेट अलग अलग एग्जाम कराती थी, हर बच्चे अलग अलग फॉर्म भरते थे, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां आती थी। तब जाकर के एक सेंट्रल बॉडी, एक सेंट्रल संस्था नियुक्त किया जाता है 4 नवंबर 1975 को, 1975 को एसएससी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एसएससी इट मींस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जिसका नाम 1977 में रख दिया जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन दिक्कत एक किया जाता है कि इसके लिए कोई भी आर्टिकल और इसको 315 और 323 के अधीन में नहीं लाया जाता है। मतलब कि इसमें जिस सरकार को जैसे मन करता है वैसे संशोधन कर लेती है अपने हिसाब से, जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसा चेंज कर लेती है। लोचा यहीं से शुरू होता है और उसके बाद इसके अंदर जो भी चीजें होती थी 1977 के बाद, जो भी इसमें एग्जाम्स वगैरह जो भी होते थे वो सब सरकार के अधीन होते थे। इसमें बाहर से किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। एक सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस में इसका पेपर बनता था, उसके बाद पेपर को सिक्योर रूप से ले जाया जाता था एग्जाम सेंटर पे। जो भी वहां पे इन्विजिलेटर वगैरह भी होते थे तो वो भी सरकारी होते थे, सरकार के अधीन ही होते थे। बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। बात आते आते 2020 2000 जब आया तो 2000 से संख्या बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए और यहां से मिसमैनेजमेंट शुरू हुआ 2000 से। लेकिन फिर भी बात आगे नहीं बढ़ी और चीजें चलती रही। मुद्दा वाकर के यहां पे फंसा 29 अप्रैल 2013 को, जब सीजीएल टायर 2 का पेपर जो था वो लीक का खबर आया और इसमें सीबीआई जांच बैठी और इसकी पुष्टि की गई। जब इसकी पुष्टि की गई तो फिर कहा गया कि कुछ बदलाव करना चाहिए, और तब बदलाव लेकर के आती है एसएससी एक नया चीज, सीबीटी, जिसका नाम आज आप सुनते रहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो अनाउंस तो हो गया, लेकिन अनाउंस कर देने से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होने वाला नहीं था, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। सबसे बड़ा तो सबसे पहला चीज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे लड़कों के लिए इतने सारे कंप्यूटर्स, सर्वर्स, बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। अब यहां से सारा झोल शुरू होता है और इसमें अब प्राइवेट कंपनी का हस्तक्षेप शुरू होता है। कैसे? अब एसएससी कहती है कि हमारे पास नहीं इतने कंप्यूटर्स हैं, नहीं सर्वर्स हैं, नहीं सॉफ्टवेयर हैं, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए प्राइवेट कंपनी हायर करेंगे और वही प्राइवेट कंपनी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी और कंडक्ट करा करके हम नियुक्त करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़ती है बात। और इसके लिए अब एसएससी क्या करती है, एसएससी टेंडर निकालती है। एसएससी जो है टेंडर निकालती है कि इस टेंडर में, जैसे आप भी गांव देहात घर में सुनते आए हैं, रोड बनने के लिए टेंडर निकलता है, नाली बनने के लिए टेंडर निकलता है, सरकार निकालती है और एक प्राइवेट
कंपनी को दे देती है और वो प्राइवेट कंपनी बनाती है। वैसे ही यहाँ पे भी टेंडर निकाला गया कि अब टेंडर निकालेंगे और एक प्राइवेट कंपनी इसमें बिडिंग होगा और इस प्राइवेट कंपनियों को नियुक्त किया जाएगा। इसमें पहला रूल तो जो था टेंडर को भरने के लिए कि कम से कम पिछला 3 साल का एवरेज टर्नओवर जो है कंपनी का 75 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और दूसरा जो रूल था वो कम से कम कंपनी के पास 4 साल का ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात आगे बढ़ी और यहां से क्या होता है कि यहां से 12 अप्रैल 2016 को सीफी वेंडर जो है वो सेलेक्ट होता है एग्जाम कराने के लिए। सीफी वेंडर एग्जाम कराने चलता है। फर्स्ट एग्जाम सीजीएल का होता है, 27 अगस्त 2016 को शुरू होता है और मामला गंभीर रूप से आता है। मेनी प्रॉब्लम्स, पावर, सर्वर, तमाम तरह की समस्याएं आती है। ठीक है, वो चीजें होंगी क्योंकि हो सकता है सीफी भी फर्स्ट टाइम इतने सारे कैंडिडेट का एग्जाम करा रही हो, तो पावर सर्वर तो समस्या आना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो आती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या आया वो पेपर लीक का आया। पेपर लीक वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से एनी डेस्क के थ्रू। एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को किसी और सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको शुद्ध भोजपुरी भाषा में समझाए तो एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको अगर आप अपने अपने कंप्यूटर में डाल लेते हैं और बाहर बैठे किसी के कंप्यूटर में उसको एक्सेस दे देते हैं तो आपका पेपर बाहर से बैठ करके सॉल्व किया जा सकता है। उसी के थ्रू पेपर लीक की मामला सामने आती है और इसमें 17 लोगों पे एफआईआर होता है जिसमें से 10 लोग इस सीफी कंपनी के होते हैं। अब यहाँ पे मामला रुका नहीं, यहाँ पे जो टेंडर है खत्म हो जाता है और यहाँ पे फिर से नया टेंडर रूल आता है। इसमें एसएससी दो कैटेगरी इंट्रोड्यूस करती है, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली में 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के लिए और छोटी वाली में 50 लाख से कम स्टूडेंट के लिए। बोलती है कि जिसके पास होगा एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आगे आता है और बहुत सारी चीजों के होने के बाद यहाँ पे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है सेलेक्ट होती है और एसएससी का मेजर प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। तमाम चीजें जैसे सर्वर, पावर, ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती है क्योंकि टीसीएस जो थी अपने आप में एक बड़ी कंपनी थी और उसका टर्नओवर से लेकर के हर एक चीज बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे एसएससी को कुछ राहत मिलती है क्योंकि एसएससी का मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ से मेन गेम जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे एक नया कंपनी का आता है इडिक्विटी। ठीक है, अब इस इडिक्विटी जो है रजिस्टर्ड होती है 2000 में, 2000 में रजिस्टर्ड होती है आपका। छोटे छोटे तमाम एग्जाम कराती हैं, ऑनलाइन एग्जाम। उसके बाद इसका कंपनी का जो गेम चेंजर होता है वो कौन सा एग्जाम होता है? जी सेट होता है, गुजरात का एंट्रेंस एग्जाम। तमाम विरोध के बाद भी इसको दे दिया जाता है। कहा जाता है कि कम पैसे में एग्जाम करा रही है इसलिए हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, विरोध होता है लेकिन फिर भी इस कंपनी को दे दिया जाता है। उस समय गुजरात में बीजेपी की सरकार है। उसके बाद यहां से बहुत सारे अपोज होते हैं लेकिन कोई रिजल्ट इसका नहीं आता और सरकार बोलती है कि कम पैसे में करा रही है इसलिए हम इसको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मामला यहीं पे थमता नहीं है। उसके बाद इडिक्विटी जो है नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू करती है यहीं से। उसके बाद डीजीटी 15 जून 2020 को इस कंपनी को नॉट एलिजिबल कर देता है। बात को समझते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगला टेंडर भरती है इडिक्विटी एनटीए का। एनटीए इसको रिजेक्ट कर देती है। एनटीए जो निकालती है उसको रिजेक्ट कर देती है इडिक्विटी को। अब एनटीए जो रिजेक्ट करती है जिस टेंडर में, एनटीए का 2021 में वो टेंडर ही कैंसिल हो जाता है। एनटीए का टेंडर कैंसिल हुआ, रूल चेंज किया गया और उसके बाद 23 नवंबर 2021 को एनटीए में सेलेक्ट कर दिया गया इडिक्विटी को। एनटीए पहले रिजेक्ट करती है, उसके बाद वो टेंडर ही कैंसिल हो जाता है और उसके बाद जो भी टेंडर का रूल होता है उस रूल को चेंज किया जाता है और उसके बाद इडिक्विटी सेलेक्ट होती है। उसके बाद एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सर्वर प्रॉब्लम, एग्जाम सेंटर्स, स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं लेकिन बात यहां तक रुकता नहीं है। इसके बाद फिर आगे बढ़ता है और यहाँ पे मध्य प्रदेश, जैसे बिहार में आप हैं तो बीपीएससी एक संस्था हो गई, बिहार एसएससी हो गई, वैसे ही मध्य प्रदेश का एक संस्था है एमपीईएसबी। वो टेंडर निकालती है 2020 में इसी बीच में, जिसमें सबसे बड़ा जो रूल होता है वो सीएमएमआई सर्टिफिकेशन। सीएमएमआई सर्टिफिकेशन 3 का सर्टिफिकेशन जो है वो इडिक्विटी को 2024 में मिली हुई है और उस समय इसमें
सीएमएमआई सर्टिफिकेशन लेवल 5 चाहिए होता है। कैटेगरी आप फुलफिल नहीं होने के कारण इडिक्विटी जो है टेंडर हार जाती है, और उसके बाद फिर से 16 दिसंबर 2021 को ईबी टेंडर कैंसिल हो जाता है। इडिक्विटी हारती है, फिर टेंडर कैंसिल हो जाता है, उसके बाद फिर नया टेंडर आता है और रूल चेंज होता है, और रूल चेंज होता है और उसके बाद इडिक्विटी सेलेक्ट होती है। बात को समझते जाइएगा, एनटीए में रिजेक्ट किया गया रूल, फिर टेंडर कैंसिल हुआ, उसके बाद फिर नया टेंडर आया न्यू रूल के साथ, इडिक्विटी सेलेक्ट हुई। एमपी में पहले क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होने के कारण इडिक्विटी टेंडर हार जाती है, उसके बाद टेंडर कैंसिल होता है, और उसके बाद रूल नया टेंडर आता है, रूल चेंज होता है, और उसके बाद इडिक्विटी सेलेक्ट होती है। इडिक्विटी आप जानते होंगे कि एक संस्था है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे टीसीएस है। उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इडिक्विटी सेलेक्ट हो गई। इडिक्विटी एमपी में सबसे पहला एग्जाम एमपी टेट कराती है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। फॉर्म और सर्वर बहुत सारे हो गया, जब जिसमें से मेन प्रॉब्लम जो आती है वो पेपर लीक की आती है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और गवर्नमेंट बोलती है कि ये फेक न्यूज है। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन इसका कोई भी परिणाम निकल के नहीं आती है। बात आगे बढ़ती है, और उसके बाद सेकंड एग्जाम कराने चलती है एमपी पटवारी का, वही इडिक्विटी। और इसमें भी बहुत सारे फिर से प्रॉब्लम आते हैं, और मेन प्रॉब्लम जो आता है वो ये निकल के आता है पेपर लीक का, और पेपर लीक का ही केवल नहीं, इसमें मेन प्रॉब्लम निकल के आता है कि एक ही सेंटर से बहुत सारे रिजल्ट, और उस कॉलेज का नाम है एनआरआई कॉलेज, जो कि बीजेपी एमएलए का है। मामला यहीं पे थमता नहीं है, प्रोटेस्ट वगैरह शुरू होते हैं, काफी बात आगे बढ़ जाती है, काफी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तब जाकर के सीएम जो होते हैं एमपी के, वो इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इस भर्ती पे सीबीआई जांच बैठा देते हैं, और अभी तक ये भर्ती होल्ड पे है, केस में कोर्ट में केस चल रहा है। सोचिएगा, उसके बाद यहीं पे बात थमता नहीं है, अब मेन कहानी शुरू होता है एसएससी न्यू टेंडर 2023 में। जैसे हर टेंडर का एक पीरियड होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो वैसे ही अब एसएससी को भी नए वेंडर का फिर से बिडिंग करवाना था, और फिर से नया टेंडर डालना था। अब नया टेंडर आती है और रूल चेंज करके आती है। रूल चेंज करने के बाद भी इसमें पहले जो था 50 लाख स्टूडेंट, अब जो हो जाता है 10 लाख स्टूडेंट। पहले जो रेवेन्यू होता है 100 करोड़ का, अब उसको कर दिया जाता है 50 करोड़। लेकिन इतना करने के बाद भी इडिक्विटी को टीसीएस जो है हरा देती है, और जो उसमें बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, जैसे टेक्निकल असेसमेंट, फाइनेंशियल असेसमेंट, एक्सपीरियंस असेसमेंट, तो बहुत सारे असेसमेंट होने के बाद जो नंबर उसमें दिया जाता है, तो उसमें टीसीएस को 94 मार्क्स और इक्विटी को 87 मार्क्स मिलते हैं, और टीसीएस सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मेन कहानी शुरू होता है आपका, यहीं पे मामला थमता नहीं है। फिर से जुलाई 2024 में टेंडर कैंसिल हो जाता है। टेंडर कैंसिल हो गया, फिर से रूल चेंज हुआ, और 28 नवंबर 2024 को फिर से नया टेंडर आया, और इसमें नया टेंडर जो है इसमें काफी रूल चेंज हुए, और इसमें वही सारे रूल चेंज कर दिए गए जिसमें टीसीएस को प्लस पॉइंट मिलते थे। जैसे टर्नओवर हो गया, जैसे सेंटर्स हो गए। पहले रूल में थे कि कुछ सेंटर्स अपने होने चाहिए, जो कि टीसीएस के पास थे, इडिक्विटी के पास नहीं थे, तो इसका प्लस पॉइंट मिलता था टीसीएस को। लेकिन यहाँ पे रूल में कर दिया गया कि अब टीसीएस जो है सपो जो सेंटर्स हैं वो अगर रेंटेड भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना नहीं भी हो, अगर आप मालिक उसके नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टीसीएस पीछे हो गई, क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट मिलते थे। टर्नओवर को भी कम कर दिया गया, एक्सपीरियंस को भी कम कर दिया गया, और बहुत सारे बदलाव कर दिए गए, जिसके और वही सारे रूल बदले गए जिसमें टीसीएस को प्लस मार्क्स मिलते थे, जिसके कारण टीसीएस आगे निकलती थी, और इडिक्विटी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया, और सबसे मेन चीज दिखाया गया। अब आप खुद सोच के बताइएगा कि जिस एग्जाम को कराने के लिए टीसीएस 311 रुपया पर स्टूडेंट डिमांड करती है, एनएसी 289 रुपीज पर स्टूडेंट डिमांड करती है, और वहीं इडिक्विटी 171 रुपया, सिर्फ मात्र और मात्र इडिक्विटी जो है 171 रुपया पर स्टूडेंट डिमांड करती है, जहां पे इडिक्विटी का अपना कोई सेंटर्स नहीं है। इसमें 3-4 कंपनी, वेंसिस्को हो गया, बहुत सारी कंपनी मिल करके एग्जाम करा रही हैं। और इसमें एक चीज और शामिल कर दिया गया रूल में, पहले जो था इसमें कोई भी सपोर्टिंग सबऑर्डिनेट का जरूरत नहीं था, मतलब सीधा अगर आप इस टेंडर को ले रहे हैं तो आप इस काम को करेंगे। लेकिन यहाँ पे एंसिलरी एक वर्ड ऐड किया गया, और जिसके कारण कंफर्म कर पाना मुश्किल है
कि कौन सा सपोर्टिंग वर्क है और कौन सा मेन वर्क है। और यहाँ पे अब इडिक्विटी जो है दो तीन लोगों के साथ मिलके एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू करती है। अपना एग्जाम पहले इडिक्विटी, जैसे यहाँ पे सेंटर में इडिक्विटी बैठी है, यहाँ से दो तीन लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो भी इधर जिस स्टेट में संस्था है उसको देती है, और यहाँ से वो सेंटर से अलॉटमेंट होते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा फंसता है कि टीसीएस के जो सेंटर्स थे वो इडिक्विटी को मिल नहीं रहे हैं, और जो सेंटर्स हैं वो बहुत कम पैसे में एग्जाम कराना है, क्योंकि इसी 171 रुपीज में इडिक्विटी को अपना प्रॉफिट भी देखना है और सेंटर्स का भी प्रॉफिट देखना है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें इडिक्विटी को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा और सेंटर्स को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, और जिसके कारण तमाम समस्याएं निकल के आती हैं, फिर भी इडिक्विटी सेलेक्ट हो जाती है। और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं, और इडिक्विटी सेलेक्ट हो जाती है। पहला एग्जाम जो कराने चलती है वो 24 जुलाई से 1 अगस्त एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कंडक्ट कराती है। और इसमें तीन चार कंपनी मिल करके एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एडमिट कार्ड से लेकर के, सर्वर से लेकर के, क्वेश्चन न खुलना, क्वेश्चन अपलोड ना हो पाना, समय से लोग बच्चों को एडमिट कार्ड न मिल पाना, और तमाम तरह की समस्याएं आने के बाद भी एसएससी के चेयरमैन कहते हैं कि हाँ, गलतियां सबसे होती है, इस बात को हम मानते हैं कि हमारी गलती है। यहाँ पे तमाम तरह की चीजें हो रही हैं और अभी भी एक कंटिन्यू है, इसको रोका नहीं गया है। तमाम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में तमाम प्रॉब्लम आए, उसके बाद स्टेनोग्राफर में सेम समस्याएं हैं आई। अगर एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम चल रहा है उसको उठा करके देखेंगे तो लगभग 4%, एवरेज 4% सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। फिर भी एसएससी नोटिस डालती है कि लगभग एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो अब इसमें आप बताइए कि कहां से समस्या आ रही है। लगभग सारी चीजें समझा दी है आपको, टीसीएस क्या कैसे है, इडिक्विटी कैसे इंटर करती है, सारा गेम समझा दिए। अभी इसमें वीडियो को लंबा नहीं करना था, नहीं तो टीसीएस का इडिक्विटी का तमाम चीजें आप देखेंगे कि कैसे 7 करोड़ से लेकर के 107 करोड़ पे इडिक्विटी पहुंचती है। वो सारी चीजें देखेंगे तो और समस्याएं क्रिएट होगी। तो इतना जो चीजें बताया गया कि हर टेंडर में इडिक्विटी रिजेक्ट होती है, उसके बाद टेंडर कैंसिल होता है और उसके बाद सेलेक्ट होता है। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें क्या होना चाहिए और कहां से समस्या आ रही है।